फर्स्ट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखा है लेट E1, E2, E3, En be the partition of sample space and suppose an event E1, E2, E3, En has non-zero probability। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा है कि ये सपोज कीजिए ये टोटल सैंपल स्पेस हो गई आपकी S। इसकी मैंने कुछ पार्टीशन कर दी, पार्टीशन जैसे E1, ये पार्टीशन हो गई E2, ये E3 पार्टीशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपकी E4, ऐसी बहुत सारी पार्टीशन है। और ये एक लास्ट पार्टीशन मैं बना रहा हूं EN, ठीक है। अब ये देखो E1, E2, E3, E4 सो ऑन अप टू EN, ये सारी कैसी इवेंट्स हैं? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई बताएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं? इंटरसेक्शन 5 के हाँ, इक्वल जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अब देखो E1, E2 का इंटरसेक्शन 5 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसको बोल देते हैं साथ में एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये कौन सी इवेंट्स होती हैं कि इन सभी का यूनियन करें, मतलब E1, E2, E3, En तक, वो सारा सभी का यूनियन किसके बराबर आएगा? टोटल सैंपल स्पेस S के बराबर, बिकॉज दीज आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेसेस। अब मैं देखो इसमें से एक लिखा है A इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विद इट। मैं एक इवेंट बना रहा हूं A, ये आपके पास इवेंट A बना दिया, ठीक है। दिस इज इवेंट A। इनकी ये इवेंट जो है सभी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते हैं? PA इज गिवन बाय, इट इज E1 A upon E1, E2 probability of A by E2, and so on En A by En। अब यहाँ पे E1 क्या है? पहले इसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये हो गया इवेंट E1 अकर कर गया, A by E1 मतलब ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। मतलब सेकंड है E2 होने की प्रोबेबिलिटी, E2 कर लिया हमने, फिर A by E2 मतलब फिर A इवेंट एसोसिएटेड है, उसकी A by E2, ऐसे En A by E। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी को हम क्वेश्चंस के साथ कैसे लिंकअप करेंगे। तो थोड़ा सा अजीब लगता है E1, E2, E3, En है क्या? अभी जब मैं आपको क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करूंगा ना, फिर आपको, आप ये सोचो E1, E2, E3 बहुत सारी इवेंट्स हैं और A इवेंट इन सभी इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो मैं इसको रिलेट बायस थ्योरम के साथ ही करना चाहता हूं, नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हम बायस थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। बेसिक आइडिया दोनों में सेम है, ठीक है। तो बट हम इसमें थ्योरम ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम कब लगाते हैं, हम इसका कनेक्शन अब समझेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम में भी बिल्कुल सेम चीज है। E1, E2, E3, En are, these are mutually exclusive events and they are also exhaustive। Exhaustive events means इन सभी का यूनियन क्या होगा? टोटल सैंपल स्पेस S के इक्वल होगा। वही पार्टीशन जैसे हमने ऊपर बनाई है, ये हमने लिखा यहाँ पे, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड यूनियन इज इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस S एंड A इज एनी इवेंट विच हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो अब हमने पीछे A की प्रोबेबिलिटी तो लिख ही ली थी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इवेंट मतलब EI बाय A की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको फॉर्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट। कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और इन दोनों का स्विच रेसिप्रोकल क्या होगा? A बाय EI। और जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटी है ये PA,
पी ए नीचे आ जाएगा, मतलब सिग्मा जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n ई जे ए बाय ई जे। अब इसको कैसे हम क्वेश्चंस में करते हैं, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं इस फॉर्मूले पे दोबारा आऊंगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे कनेक्टेड है नीचे वाला, और ये आपके पास एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। आप दोनों को फॉर्मूला लिख लीजिए, जब मैं क्वेश्चन के साथ इसका कनेक्शन करूंगा ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब नीचे अगर आप ऑब्जर्व करो तो नीचे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इटसेल्फ इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी, यही है ई आई ए बाय ई आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जे को अगर मैं 1 करूं तो पहला बन जाएगा, जे को 2 करूं तो सेकंड बन जाएगा, जे को n करेंगे तो ये लास्ट वाला बन जाएगा। दिस इज अ बायस थ्योरम। Contains 3 black and 2 white balls. Bag Yes, 3 black and 2 white balls. Second bag contain, 2 black and 4 white balls. yes, One bag is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability of drawing a black ball. ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन तो क्लियर है, 3 black 2 white, सेकंड में है 2 black 4 white। वो कहता है वन ऑफ द टू बैग इज चूजन एट अ रैंडम, एक दोनों में से एक बैग चूज किया और उसमें से बॉल निकाली, वो कौन सी होनी चाहिए, वो ब्लैक होनी चाहिए। अब आप सोचो, ब्लैक बॉल तो फर्स्ट बैग से भी निकल सकती है, ब्लैक बॉल तो सेकंड बैग से भी निकल सकती है। तो इस केस में मुझे इवेंट्स लिखनी है, तो इवेंट E1 क्या लिखूंगा, इवेंट Bag एंड इसमें पहले देखो ब्लैक बॉल नहीं, पहले हमें बैग चूज करना है। क्या लिखेंगे, E1 इज अ इवेंट व्हेन बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड, या चूजन, जो मर्जी लिख दो। E2 क्या होगा, E2 इज अ इवेंट व्हेन बैग 2 इज चूजन या सिलेक्टेड। और इन दोनों से एक इवेंट ए एसोसिएटेड है। ए क्या है कि हमने उसमें से क्या निकालनी है, बॉल, black ball. ब्लैक बॉल निकाल। अब जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसमें ब्लैक बॉल इस फॉर्म लिख देते हैं यहाँ। अब उस फॉर्मूले को ढंग से ऑब्जर्व करो, क्या था फॉर्मूला, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस मुझे ब्लैक बॉल निकालनी है, यही पूछ रहा है ये। तो आप वो सोचो, पहले तो मैं पहला बैग सेलेक्ट करके भी इवन, मतलब फर्स्ट बैग चूज किया, और उसके अंदर ए बाय इवन मींस फर्स्ट बैग चूज करके मैंने ब्लैक बॉल निकाल ली। अब आपको ये जरूरी थोड़ी है, आपका सेकंड बैग भी तो सिलेक्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E2 प्लस ए बाई टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई, द बैग सेकंड इज चूजन, यू हैव टू ड्रॉ द रेड बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अब बैग, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1, कितने बैग्स हैं आपके, 2. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगा, 1/2. यस 1/2। अब पहला बैग सेलेक्ट हो गया, अब उसमें से मुझे रेड बॉल, अब ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5. 3/5 प्लस, अब सेकंड बैग चूज किया हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज कितनी है, ब्लैक 2/6. 2/6। तो दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का आपने पीए फॉर्मूला लगाया। अब देखो इसको हम फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब आपके पास इवेंट क्या थी, पहली इवेंट पहला बैग चूज करना, E2 क्या इवेंट थी, सेकंड बैग चूज करना। दो ही है, अब दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं। और ए इवेंट उसमें एसोसिएटेड क्या थी कि उसमें से ब्लैक बॉल निकले। तो अब हो सकता है तीन बैग्स होते, तो वहां पे तीनों बैग की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता, यहाँ पे एक और बैग बना देते हम, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड बैग बना देते, तो मैं यहाँ पे लिखता था E3 इज अ इवेंट व्हेन थर्ड बैग इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे E1 की प्रोबेबिलिटी होती 1/3, E2 की प्रोबेबिलिटी होती 1/3 एंड E3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होती। ठीक, बैग 1
इसमें लिखा है बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स, सेम, ठीक है, एंड सेकंड बैग contain 2 black and 4 white balls. One bag is chosen at a random and black ball is drawn. अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन। अब ये देखो क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। पहले में क्या था कि बैग सेलेक्ट करना था और हमें बॉल निकालनी थी, ठीक है, और वो कहता है वो ब्लैक होनी चाहिए। तो आपने कहा जी ब्लैक बॉल तो फर्स्ट बैग से भी निकल सकती है या सेकंड बैग से भी निकल सकती है, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि बैग सेलेक्ट कर लिया और बॉल निकाली, वो ब्लैक थी, आप बताओ कि वो फर्स्ट बैग से निकाली हुई थी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द बायस थ्योरम। बायस थ्योरम का क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो इवन तो इवेंट वही होगी, इवन इज अ इवेंट व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 is a event when bag 2 is selected, A is a event when black ball is drawn। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचें, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग मींस E1, और ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है तो E1 बाय A फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो E1 बाय A बाय बायस थ्योरम क्या होता है, मैंने भी आपको बताया बाय बायस थ्योरम क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, पहले चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, इट इज Probability of E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और इसका रेसिप्रोकल दोनों का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और इन दोनों का रेसिप्रोकल और नीचे सभी का सम, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इन दोनों का स्विच क्या होगा A बाय E1 और नीचे क्या आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी, इट इज E1 A बाय E1 E2 A बाय E2, ठीक है। अब ये वाला आपका यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकाली, तो फर्स्ट बैग मींस E1 हो गया अपॉन ए, E1 अपॉन ए निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, E1 इसका रेसिप्रोकल और जितनी भी इवेंट्स होंगी, जैसे यहाँ पे 3 इवेंट्स होती तो हम लिखते E1 A बाय E1 E2 A बाय E2 प्लस E3 A बाय E3। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम मैं जब आप करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए क्या है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की 1/2 2 एंड A बाय E1 इज 3/5। 3/5, ऐसे यहाँ पे 1/2 इंटू 3/5, सेकेंड बैग सेलेक्ट हो गया 1/2 इंटू, अब यहाँ से हमने ब्लैक बॉल निकालनी है तो 2/6। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायस थ्योरम। तो अब हम बायस थ्योरम के थोड़े से क्वेश्चंस आपको पिक करेंगे, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी वाइडर पर्सपेक्टिव में E1 E2 A और या E1 E2 E3 A कैसे लिखा जाता है। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे हम यहाँ बताना E1 E2 E3 A क्या है। चलिए, अ फैक्ट्री हैज 2 machines A and B, मशीन प्रोड्यूसर 60% ऑफ आइटम एंड, यहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए था, 60% of item and machine B produce 40% of item. Further, 2% of item produced by machine A were defective and 1% of the item produced by machine B were defective. If the item is drawn at a random, what is the probability it is a defective? तो अब मुझे यहाँ पे बताइए what is E1, what is E2 and what is A? देखो एक तो प्रोडक्शन की बात हो रही है, एक डिफेक्टिव की बात हो रही है, तो E1 E2 क्या होगा और A क्या होगा। E1 होगा defective goods produced by machine A। हाँ नहीं, हमने डिफेक्टिव का नाम नहीं लेना, अब यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, goods are produced by machine A
and it is E2 is an event produced by machine B. Machine. B. अब यहाँ पे बात करोगे A की जो आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A में, हाँ आइटम इज डिफेक्टिव, इट इज डिफेक्टिव लिख दो, आइटम इज डिफेक्टिव लिख लो, ठीक है ना, तो वो सब ठीक है। इवेंट ए इज इवेंट। अब यहाँ पे देखो क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी, वैसे तो मैंने यहाँ लिख ही दिया, तो इट इज अ टोटल, इट इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की बात हो रही है। डिफेक्टिव वो मशीन ए की भी हो सकती है, वो बी की भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इट इज डिफेक्टिव मतलब पी ए। तो क्या फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, इट इज E1 Probability of event 1 into probability of A by E1 yes plus probability of E2 into probability of A by E2. बिल्कुल ठीक है जी। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब वो मशीन ए कितने परसेंट आइटम प्रोड्यूस करती है, 60%, तो 60/100, और इवेंट ए 60% आइटम प्रोड्यूस करती है, वो डिफेक्टिव हो, तो ए मशीन की डिफेक्टिव आइटम कितनी प्रोड्यूस करती है, 2%, ठीक है। एंड व्हाट इज E2, 40/100 40 by 100. इनटू 1/100 1 by 100. तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा probability that item is defective. A bag contains 4 red and 4 black, and second bag contains 2 red and 6 black. One of the two bags is selected at a random and ball is drawn from the bag is found to be red. What is the probability it is drawn from the first bag? E1 होगा bag 1 is selected. Yes, तो दो बैग्स हैं आपके पास, एक 4 रेड 4 ब्लैक बना देता हूँ यहाँ पे। सेकंड बैग है उसमें 2 रेड 6 ब्लैक। तो E1 is when bag 1 is selected. Yes, ये सेम ही हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। चलिए फिर भी कर लेते हैं। Bag 1 is selected. E2 Bag 2 Bag is 2 selected. is selected. And what is A? ball is drawn. नहीं, कौन सी बॉल ड्रॉन, Red, रेड बॉल red ball is Red drawn. ball. रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। तो एक ना एक काम किया करो, बायस थ्योरम वाले क्वेश्चन में ना ये पहले ही लिख लिया करो, E1 लिख लिया करो, E2 लिख लिया करो, A by E1 लिख लिया करो और A by E2, क्योंकि फॉर्मूले में तो यही यूज होना है। तो पहला फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 by 2. सेकंड बैग की 1/2. 1 by 2. अब पहला बैग सेलेक्ट हो गया, उसमें से रेड बॉल निकालने की 4 by 6. 4/8 4/8. हाँ, और सेकंड बैग सेलेक्ट होके उसमें रेड बॉल निकालने की 2/8. 2/8। 2 by तो 8. मुझे क्या निकालना था, इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग 1, सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग 1 मतलब वो रेड बॉल निकल चुकी है, वो बैग 1 से सिलेक्ट हो, E1, तो E1 by A फाइंड आउट करना है। तो बाय बायस थ्योरम E1 by A क्या होता है, चलिए फॉर्मूला याद Probability करते हैं। of E Probability of E1 E1 into probability of probability of A by A upon E1 E1 यस, upon और यहाँ summation probability of E1 into probability of plus A by E1 plus यस probability of E2 into probability of A by E2. बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आपके जो आपने ऊपर लिखे हुए हैं, देखिए हमने सारा कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1/2 into 4/8, 1/2 into 4/8, 1/2 into 2/8। तो चलिए, हाँ क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel, ठीक है। पहली लाइन से क्या क्लियर होता है कि जितने भी, सर हाँ जी थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर दो प्लीज। हाँ जी हाँ जी चलो, हाँ जी, of the student in a college it is known that 60% reside in hostel, तो कितने परसेंट हॉस्टल में रहते हैं, 60%, and 40% are day scholars। day scholars कौन से होते हैं, who are not residing not in the residing. hostel, and previous report show that 30% of the hostel who reside in a hostel attain A grade। मतलब ये 30% किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो हॉस्टल में रहते हैं और उनका A ग्रेड आ गया।
And secondly, 20% of the day scholar attain A grade in the annual examination. अब वो लास्ट में क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर a student is chosen at a random has a A grade, उसका A grade आया, what is the probability that he was a hostler, student was a hostler. तो चलिए अब इसमें मुझे E1, E2 and A बताएंगे. Resides in hostel E1 students. E1 resides in hostel. Event when a student is student residing. या स्टूडेंट इज अ होस्टलर कह सकते हैं, या रिजाइड इन हॉस्टलर कह सकते हैं. स्टूडेंट इज अ होस्टलियर, ठीक है, हॉस्टल में रह रहा है. Not residing. When या स्टूडेंट इज Day scholar. अ डे स्कॉलर. डे स्कॉलर लिखा हुआ है उसने, डे स्कॉलर लिख देते हैं, या नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल भी लिख सकते हो आप. एंड डे स्कॉलर. ए Student having A grade. हाँ, A grade अटेन, student. ही अटेन ए ग्रेड्स, ठीक है, उसका ए ग्रेड आ गया. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E1, जैसे हम लिख रहे हैं बायस थ्योरम में. ये आप पहले ही लिख लिया करो अगर आपने उसको प्रेडिक्ट कर लिया कि ये बायस थ्योरम है. E1, E2, A by E1, A by E2, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. तो E1 कितने होस्टलर थे? 60 by 100. यस. हाउ मेनी आर डे स्कॉलर्स? 40 by 100. एंड A by E1 30 by 100. it is 30 yes by 30 by 100 20 and by 100. 20 by 100. तो आपको क्या निकालना था? ही वॉज अ होस्टलर. होस्टलर E1 है, तो E1 बाय A फाइंड आउट करना है आपको. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. E1 बाय A इज गिवन बाय, इट इज E1 A बाय E1, और यहाँ पे नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज E1 A बाय E1 प्लस E2 A बाय E2. अब इसके सर बाद आपको तो पता कैसे चला ये थ्योरम वाला सम में? तो ये देखो ना लिखा है ए ग्रेड आया. ए ग्रेड आया मींस, ए ग्रेड आया मींस उसका ए लिखा था मैंने ये, और उसका वो होस्टलर था E1, तो मुझे होस्टलर था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, उसका ए ग्रेड आ गया. तो यही निकालना था हमें. क्वेश्चन में देखो ना लास्ट में क्या दिखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का होता है उसमें क्या गिवन होता? उसका उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो ही अटेन ए ग्रेड, फिर ये लिखा होता ही अटेन है ए ग्रेड, फिर ए ग्रेड आया होता तो आप ओके कहते ओके सर. कि भाई वो होस्टलर भी था, उसका ए ग्रेड आया, वो डे स्कॉलर था और फिर उसका ए ग्रेड आया. ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है वो. Company insured 2000 scooter drivers हम्म, and 4000 car drivers and 6000 truck drivers. ठीक है. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. हम्म, One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? हम्म. तो व्हाट इज E1? Sir, scooter driver. driver insured. हाँ, इंश्योर्ड की बात नहीं, पहले इंश्योरेंस बाद में करेंगे. इंश्योर्ड पर्सन इज, चलो ऐसे लिख सकते हैं Car इंश्योर्ड. truck. चलो इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर. इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर. हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तो लिख ही सकते हैं. वो मेट इन एक्सीडेंट है, सॉरी. नेक्स्ट क्या है? E2 इज अ Car कार driver. ड्राइवर. यस, Truck. एंड इज अ ट्रक ड्राइवर. Truck driver. एंड ए क्या है? Met with the accident. Met with an accident. Met with an accident. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा. ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर, तो हमें क्या निकालना है? E1. एक्सीडेंट उसका हो गया, वो स्कूटर ड्राइवर था. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं E1, E2, E3, और यहाँ पे A by E1, A by E2 एंड A by E3. हाँ जी बताओ, कितने स्कूटर ड्राइवर थे? क्या प्रोबेबिलिटी? 1000 upon 2000 over 12,000. बिल्कुल ठीक है. यहाँ सबसे बड़ी कॉमन एरर बच्चे करते हैं, यहाँ 2000 लिख देते हैं.
जब मैंने प्रोबेबिलिटी शुरू की थी मैंने एक चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी तो 1 से कभी ऊपर नहीं गई, 2000 तो हो ही सकती। तो 2000 आउट ऑफ, आप देखिए टोटल कितने हैं ये 12,000, तो 2000 ओवर 12,000 होएगा। एंड हाउ मेनी कार ड्राइवर्स आर देयर 4,000 upon 4,000 by 12,000. एंड 6,000 बाय 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्कूटर ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने ऑलरेडी दी रखी है हमें 0.01, सेकेंडली 0.0 0.03, एंड लास्ट इज 0.15. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। कर लोगे सॉल्व? अब तो फॉर्मूला आपको आता ही है, क्या लिखेंगे? इट इज E1 1 into probability of A upon अपॉन E1 E1, ऐसे ही on सब summation. समेशन E1 A बाय E1, E2 A बाय E2 एंड E3 A बाय E3। अब आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको फॉर्मूला अब याद हो गया है, तो आप फॉर्मूला में डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। In answering a question on a हम्म, MCQ test, a student either know the answer or guesses. ठीक है। Let A 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 that he guesses. Assume that a student who guessed at the answer will be correct with probability 1 by 4. What is the व्हाट इज probability that student knows the answer given that he knows it correctly? नोज करेक्टली? देखिए अब के अंदर क्या पूछ रहा है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, और वो कह रहा है उसको या ही आता होगा, ही नोज, और ही गेसेस, दो चीजें हैं, या तो उसको आता था या उसने उसको गैस किया, तो तुक्का मार के क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? नोज आंसर की प्रोबेबिलिटी है 3/4। सेकेंडली वो कहता है वो गैस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। और उसने नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, उसने उसको गैस किया और उसका करेक्ट हो गया, गैस करके करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब आपसे पूछ रहा है, अब देखो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो अभी हम जब क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पे आपको खुद लिखनी पड़ेगी। वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज आंसर, उसे आता था और गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। तो पहले तो E1 E2 A डिसाइड करते हैं। व्हाट इज E1 E2 एंड A? Knows the answer, guess the Knows answer. the answer. E1 is the event when he knows Correct. the answer, and Yes. E2 is the event Guesses the Guess answer. the answer. guesses the answer। Correct answer. आंसर इज, यहाँ पे लिख देंगे आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। देखो अब जब मैंने शुरू में बोला कि आप ये लिख लोगे ना तो अपने आप आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बायस थ्योरम तो लगाने का फॉर्मूला आता ही है, E1 E2 A बाय E1 A बाय E2। चलिए, ही नोज आंसर, मैंने ग्रीन से उसको सर्कल किया था। नोज आंसर प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 3/4। यस। और क्या दे रखा है आपको? Guesses the 1/4. answer 1/4. बिल्कुल ठीक है जी, गेसेस आंसर, आंसर इज 1/4। ये 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है? कि उसने तुक्का मार दिया आंसर कमाल का। दी. हाँ, उसने गैस किया और उसका आंसर ठीक हो गया। तो क्या है, E1 बाय A बाय E1 है या A बाय E2 है? A by E2. A by E2. A बाय E2, बिल्कुल ठीक है जी। उसने तुक्का उसको मारा गैस किया और उसका आंसर सही हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ये दे रखी है। ये ग्रीन वाला जो मैंने इसको ब्लू किया, ये वाली प्रोबेबिलिटी है। अब ये वाली चीज तो दी नहीं उसने कि उस ही नोज आंसर, आंसर इज करेक्ट, ये तो कहीं है ही नहीं। अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसको आंसर आता था, है ना, उसको आंसर आता था और उसने करेक्ट कर लिया, तो इट इज अ श्योर इवेंट। आपको कोई चीज आती है और वो आपने करेक्टली कर ली तो वो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, यू नोज आंसर, आंसर इज करेक्ट। तो ये दिया नहीं हुआ, जो मैंने ये लिखा 1, ये कहीं दिया नहीं हुआ, तो ये मैंने खुद लिखा। ठीक है ना। अब वो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज आंसर, मतलब E1 गिवन दैट आंसर ही करेक्टली, तो E1 बाय A निकालना है। ठीक है जी, फॉर्मूला आपको आता है। तो बाय बायस थ्योरम
यू विल कैलकुलेट क्या होता है E1 बाय ए। ठीक है जी, ये सॉल्व करेंगे आप। ठीक है ना। इन अ लेबोरेटरी, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। पहली लाइन तो क्लियर है कि आप टेस्ट करवाने जाते हैं, आप देखो कोई आपके पास लैब होती है तो आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, तो वो डिटेक्ट करने, आप डिजीज डिटेक्ट कराने के लिए जाते हैं। लेकिन वो कहता है इनफैक्ट व्हेन इनफैक्ट प्रेजेंट, बट हाउएवर tests also yield false positive result for 0.5% of healthy person tested. बट ऐसे भी चांसेस हैं कि आप टेस्ट करवाने गए को आपका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, आपको डिजीज थी नहीं, लेकिन 0.5% चांसेस थे कि आपको हेल्दी पर्सन को भी उसने रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया। अब देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड द प्रोबेबिलिटी 0.05 is a test imply that he has a disease। अब यहाँ पे खत्म कर देता है और उसके बाद कह रहा है only 0.1% population has a disease. What is a probability that person has a disease given that his result he tests the result positive? तो अब मुझे यहाँ पे बताएं E1, E2, E3 क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे भी क्रिएट किया जा सकता है, पर्सन हैज अ COVID-19, है ना, क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन ही करनी है, तो वो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए E1, E2, E3 ये बताएंगे मुझे। पहले तो दो चीजें, बात किस बात की हो रही है कि डिजीज है या डिजीज नहीं है ना, यही है। देखो लास्ट लाइन आपको क्लियर कर देती होती है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज अ डिजीज, तो ये आपकी होगी E1 और रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये होगा ऑब्वियसली ए, है ना। तो बताइए E1, E2, E3, E1, E2 और ए क्या है। तो ये तो Person लिख has a देता हूं, disease, person पर्सन है, don't has disease, पर्सन and हैज अ result is डिजीज, positive. बिल्कुल ठीक है, पर्सन इज डिजीज, डू नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, या जो मर्जी ले तो पर्सन डजंट हैज अ डिजीज। ठीक है, एंड ए द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताएं, E2 क्या होगी, ए बाई E1 क्या है और ए बाई E2 क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज अ डिजीज, 0.1 upon 100. बिल्कुल ठीक है, 0.1% लोगों को डिजीज है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 0.1%, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.1 अपॉन 100, तो 1/1000 हो गया ये। अब डिजीज नहीं है, अगर 99 हजार, upon 100. 999, इट इज 999 ओवर, देखो 1 में 1000 में से एक को डिजीज है, तो 999 को नहीं होगी, ये तो 1 में से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे कहता है डिजीज है और रिजल्ट भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, पर्सन हैज अ डिजीज व्हेन इट फैक्ट प्रेजेंट, मतलब डिजीज है और इन फैक्ट प्रेजेंट मींस ये पॉजिटिव हो गया 99। और सेकेंडली वो ये दे रहा था कि उसको डिजीज नहीं है बट उसको रिजल्ट उसने पॉजिटिव दे दिया, डिजीज नहीं थी, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0.5. हाँ 0.5%, या उसने ये लिखा भी हुआ है 0.5% इज 0.005। तो हमें क्या निकालना था कि पर्सन हैज अ डिजीज एंड इनफैक्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो E1 बाय फॉर्मूला लगाएंगे E1 A अपॉन E1, ऐसे ही आपके पास E1 A बाई E1, E2 A बाई E2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बाय थ्योरम से सिंप्लीफाई हो जाए।